देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक क्या है, हमारी लोक कला पर आधारित है। फोक आर्ट या फोक पेंटिंग पर हमारी क्या है, ये सीरीज रहने वाली है। देखिए, आज आपको ये यहाँ पर कुछ बच्चे ये क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रंगोली बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये जो रंगोली, आज हमारा जो टॉपिक है वो रंगोली पर ही आधारित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में आपका बनेगा बनेगा। तो ये जो रंगोली है, ये दरअसल हमने अपने विद्यालय में बनाए थे। कुछ हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो हमने प्राकृतिक तौर पर जो चीजें हमें प्राप्त हुई थी, चाहे हम खनिज रंगों की बात करें या फिर हमने इसमें चौक हो गया, या फिर हमने जो बेसिकली इसमें ज्यादा हमने प्रकृति संसाधनों का इसमें हमने क्या किया, प्रयोग किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने रंगोली बना के छोटे छोटे ग्रुपों में हमने बच्चों को डिवाइड किया था। तो हमने अपनी जो फोक आर्ट है हम कहीं ना कहीं उनको सिखाने की कोशिश करें। चलिए, देखिए, हमारा जो टॉपिक है रंगोली, तो ये जो रंगोली है ये भारत की संस्कृति परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक कला के रूप में हमें इसको हम जानते हैं। अगर आप देखोगे, जो रंगोली है भारत की वो संस्कृति, विरासत और वो परंपरा का एक नगीना इसे कह सकते हो। जिस प्रकार से एक अंगूठी में जो नगीना अपनी शोभा बढ़ाता है, तो उसी प्रकार से जो ये लोक कलाओं पर जो अपनी शोभा बढ़ाती है वो आपकी क्या है, तो भारत की जो रंगोली संस्कृति और परंपराओं में सबसे प्राचीन। कभी क्वेश्चन आपके सामने क्या बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लोक कला कौन सी मानी जाती है, तो आपको ये याद होना चाहिए, वो रंगोली को कहा जाता है। अब देखिए, हम ये रंगोली को मुख्य तौर पर अगर हम देखें चित्रकला में, मुख्य रूप से हमने इस रंगोली को 3 भागों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि रंगोली को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपको ये स्मरण होना चाहिए कि ये 3 भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। पहला, भूमि रेखांकन, भूमि में किया जाने वाला रेखांकन। जैसे हमने ये अपने विद्यालय में आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चों के माध्यम से हमने जो भूमि पर इसको चित्रांकन किया गया है, तो ये जो हमने किया है, ये भूमि पर किया गया अंकन को ही हम क्या कहते हैं, भूमि रेखांकन कहते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों, जो रंगोली का जो सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है। देखिए, हम यहाँ पर हमने कहा कि 3 भागों में विभाजित, एक भूमि है, एक भित्त है। भित्त का मतलब आप सभी को पता है, चाहे आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा हो या अजंता पढ़ा हो, तो यहाँ पर भी हमने देखा था भित्त चित्रण, भीतर किया जाने वाला चित्रांकन को भित्त चित्रांकन है। और साथ ही कागज और वस्त्रों पर ये किया जाता है। तो आपने अनुमान देखा होगा, आपके बच्चे हैं, आपने भी बहुत ढेर सारे दफे कुछ ना कुछ ड्रॉ कागज पर या वस्त्रों पर किया होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं रंगोली की, जो रंगोली स्वाराधि रूप में जो किया जाती है, वो कहाँ पर किया जाता है, जहां पर ये आप बच्चे देख रहे हो कि हमने धरातल पर या फर्श पर ये किया गया है। ठीक है, धरातल पर या फर्श पर अंकन किया जाने वाला जो कार्य है, ये रंगोली के रूप में हम जानते हैं। अब इसमें कह रहा है सबसे लोकप्रिय भूमि रेखांकन है। भूमि पर किया जाने वाला जो रंगोली को जो चित्रांकन किया जाता है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसे हम अल्पना या रंगोली भी कहते हैं। देखिए, कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक परंपराओं पर सबसे प्राचीन लोक कला किसे कहा जाता है, तो वहां पर दिया जाता है, या वहां पर दिया जाएगा अल्पना, दिया जाएगा रंगोली, दिया जाएगा अल्पना या रंगोली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप इतने सजग रूप में पूरा कंसंट्रेट होकर आपने कौन सा ऑप्शन टिक मानना है, रंगोली ये और अल्पना, ये दोनों को आपने क्या किया है, उसमें टिक मारना है। ठीक है, कोई बच्चा इसमें क्या कर रहा है, उसने रंगोली को अल्पना मिनिमम, ये जो लोग नहीं समझता होगा तो वो अल्पना रंगोली को ही मारेगा। तो बेसिकली इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अल्पना और रंगोली दोनों एक ही रूप में हम जानते हैं, जाने जाते हैं। अब देखिए, अब हम इसको देखें, जैसे संज्ञा या फर्श पर या अन्य सपाट सतहों पर एक एक जो सपाट जो सतह होती है, कहने का मतलब है एकदम जो हमारे धरातल हो गया, जैसे आपका फर्श है एकदम सपाट, ठीक, जिसमें किसी भी प्रकार का खुरदरापन या उभार ना आए, तो उस सतह को हम क्या कहते हैं, सपाट सतह पर एक क्या है, पारंपरिक हिंदू सजावट है, जो आमतौर पर पाउडर से बनाई जाती है। अगर आप देखोगे, जो ये रंगोली बनाई जाती है, वो बेसिकली है जो हिंदुओं पर, ये बेसिकली हिंदुओं का ट्रेडिशन है। ठीक है, आप अगर इस्लाम धर्म में जाओगे या फिर सिख धर्म में जाओगे या फिर आप
बेसिकली अगर ईसाई धर्म में भी जाओगे तो वहाँ पर ये ट्रेडिशन देखने को नहीं मिलता है। जो ये ट्रेडिशन देखने को मिलता है, जो रंगोली या अल्पना की जो बात करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? हिंदुओं पर देखने को मिलता है। आपने ये देखा होगा बच्चों, जब दिवाली का जो समय आता है, चाहे आप अ, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जब गणेश चतुर्थी आती है या नौ दुर्गा का जो महोत्सव आता है, तब उस टाइम पे वो उस समय ये बहुत ज्यादा सारथी रूप में किया जाता है। अगर हम अगर वेस्ट इंडिया की तरफ करें, ठीक है, अगर हम उत्तरी भारत की अगर बात करें तो वहां पर जो इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये जो परंपरा है, ये तो आपके उत्तर भारत की नहीं, ये तो आपकी जैसे दक्षिण भारत की तरफ की है। तो अब ये पूरे भारत में इसको व्याप्त रूप में मनाया जाता है। अगर आप देखोगे, जब हम कह रहे हैं कि जैसे दिवाली का समय आता है, दिवाली के समय में हम क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, सजाते हैं। और बेसिकली आप लोग रील्स भी बनाते होंगे, आप लोगों ने इस पे, जैसे कि आपने अपने जो आपका आगे का जो बरामदा होता है, तो आजकल क्या होता है, ये एक खांचे आते हैं मार्केट में, उसमें पाउडर आता है, उसके अलग अलग शीशियों में अलग अलग कलर के पाउडर आते हैं। तो हमें सांचा मिला रहता है, हम सांचे के माध्यम से उसके ऊपर से उसको डालते रहते हैं, तो हमें एक आकृति उभर के समक्ष मिल जाती है। तो इसी को ही अल्पना या रंगोली हम कहते हैं। देखिए, रंगोली को भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आमतौर पर हम जो कहते हैं कि पाउडर से ये बनी होती है, जैसे कि रंगीन रंगी हुई रेत होती है। अगर आप देखो, अगर रंग नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो रेत होती है, रेत में क्या मिलाई जाती है, अगर हम देखें, क्या बोलते हैं, उसमें रंग मिलाया जाता है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जैसे ये वाली, ये कुछ हमने ये बनाई थी स्कूल पे, हमने अपने विद्यालय पे बनाई थी। इसमें हमें क्या मिला था, हमें ज्यादा चीजें हमें मिली नहीं थी। तो क्योंकि हमने इसमें क्या करा, आटा लिया था, आटा लिया 2 किलो, आटा मंगाया। तो 2 किलो में हमने क्या करा, जैसे जो दीवार, जो होली के कलर थे, होली के कलर को हमने मिक्स कर दिया। तो उसी के आधार पर हमने इसको नेचुरल तौर पर बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर चौक हो गया, चौकोल होता है, हाँ, और चूना पत्थर हो गया, और चावल हो गया, आटा हो गया। देखिए, हमने हमने जो प्रयोग किया था, हमने इसको बेसिकली, यहाँ पर चावल का आटा कह रहा है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी गेहूं का आटे का हमने यूज किया था। और एक रंगीन ज्यामिति रंगोली ये होती है, दहलीज पर सजाई जाती है, और जिसे अखाड़े में नृत्य किया जाता है और रंगोली से सजाया जाता है, याद रखिएगा। अब रंगोली आपके, जैसे हम हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो आपने देखा होगा, जब आप लोगों के विवाह हुआ होगा, विवाह की जब वेदिका बनती होगी जिसमें पंडित हवन करता है, तो आपने देखा होगा वहां पर भी कुछ आटे क्या, उसमें ये पिठा जिसे हम कहते हैं, या चंदन से क्या किया जाता है, एक आकार दिया जाता है, ज्यामितीय आकृतियां दी जाती है। तो उस हवन कुंड को, उसमें क्या होती है, उस कुंड में भी सजाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बड़ी ही पुरानी पद्धति है। अब ये हम पर हमने देखा, मैंने कहा कि हमने अपने विद्यालय पे बना है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ये क्या होता है, यह रंगीन और सुंदर चित्रण कला है, जो विभिन्न तत्वों और रंगों का समृद्ध से भरा हुआ है। समृद्ध से भरा हुआ है, मगर हम इसमें किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम देखें, जब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये मैं इसको बनाते हुए आप लोग देख पा रहे होगे, तो हमने क्या करा, जो प्रकृति रूप में जो हमें, जैसे जिसे मैं डाल रहा हूँ, वो हमने क्या था, जैसे मिट्टी थी, पहाड़ों पे जो मिट्टी होती है, जिसे घर की पुताई हुताई करते हैं, हमने उस मिट्टी का भी यूज करा था। और ये जो यहाँ पर आप पीला रंग देख पा रहे होगे, यहाँ पर जहाँ पर ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर जो पीला देख पा रहे होगे, हमने क्या करा, जो जो पेड़ों की लताएं होती हैं, लताओं में एक वो पुष्प लगा रहता है, ठीक है, वो पुष्प को हमने तोड़ा। और यहाँ पर आप ये आप बैगनी कलर का भी देखोगे, बैगनी कलर का भी हमने क्या करा, वो पुष्प पेड़ से ही वो तमाम चीज तोड़कर हमने ये भव्य रंगोली, कम से कम ये 10 फुट की, आपको पिक्चर में छोटी दिखाई दे रही होगी, मगर ये 10 फुट की हमने बहुत बड़ी शानदार ये रंगोली बनाई थी। तो यही है, देखिए, रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की लोकप्रिय लोकप्रिय ये क्या है, कला की में एक प्रमुख लोक कला शैली है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगोली किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ये निश्चित रूप में पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की ये लोक कला है। यह मुख्य रूप से, अगर हम देखें, दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में प्रचलित है। देखिए, मैंने आपको इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया था, जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति आपकी दक्षिण भारत की है। हम तो उत्तर भारत में रहते हैं। हम उत्तर भारत में आज हमने ये जो आर्ट है, वो चीज को भी हम क्या कर रहे हैं, आज अपने दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारी ये लोक कला है नहीं। अब हमारी लोक कला क्या है, बताइए, बताइए हमारी लोक कला क्या है।
सर एप्पल। एपन है। अगर एपन देखोगे, क्या महाराष्ट्र वाले एपन करते होंगे? नहीं सर। वो नहीं करेंगे। वो उनका जो ट्रेडिशन है, उसी ट्रेडिशन को वो फॉलो करते हैं। हम लोग ना एक में हुए ना 11 में हुए। हमने दूसरे राज्यों के चीजों को उठा के हम उनको चीजें करने लगे। आज जो हमारी जो स्वयं की जो हमारी अल्पना, हमने आपने कहा ऐपण जो हमारी थी, क्या आज आप देख पा रहे हो हमारा जो ऐपण है वो विलुप्ति के कगार पे जा चुका है? क्योंकि विलुप्ति क्यों हो चुकी है? क्योंकि राज्य सरकार को इतनी ज्यादा व्यापक तौर पर उसका प्रचार प्रसार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आधुनिकीकरण ने उसको निगल दिया है। पहले हमारा जो कहते थे, जो गेहूं होता है ना, आटा होता था, चावल के भिगोया जाता था, उसको व्हाइट कलर के लिए उसको भिगोया जाता, फिर एक शाम को भिगा जाता, उसको पीसा जाता था। तो दूसरे दिन उसको क्या होता है, पानी भिगोकर उसको एक चम्मच से उसको क्या करते थे, एक धार जैसी दी जाती थी, तो उससे एपन डाले डाले जाते थे। और साथ ही गेरुए का प्रयोग करते थे। अब समय बदला, तो फिर उसने जो पेंट होता है, पेंट ने लिया रेड कलर का पेंट, व्हाइट कलर का पेंट, जो हमारी परंपरा था वो विलुप्त हो गई। और फिर जाके ये वाली जो परंपरा थी रेड और जो व्हाइट पेंटिंग की हमने बात करी, तो ये उसको भी क्या कर आधुनिकीकरण खा गया। जहां पर आपको देखा मशीनों के द्वारा जो स्टिकर आते हैं, आज हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एप्पन बनता है बेसिकली अगर आप देखोगे, एप्पन एक डेली बनाने में हमें 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। 8 9 9 10 10 घंटे खा जाती है। तो आप क्या है, बाजार गए, जितना हमने हमने वो पेंट लाए, ब्रश लाए, वो फिनाइल, जो भी एक्सरसाइज कुछ भी लेके आते हैं हम, तो उसको प्रयोग करने के लिए, तो उतने खर्चे में हम क्या करें, बाजार से ले आते हैं और चिपका देते हैं, हमारा समय बचता है। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत थी, जो उत्तराखंड की लोक कला थी, वो कहीं ना कहीं आज सिर्फ होर्डिंगों पे देखने को मिलती है। राज्य सरकार उसको प्रमोट करने करते हैं। कुछ ऐसे शख्स हैं जो इनको जीवन पर्यंत अपने आर्ट के माध्यम से, जैसे आपको पता होगा, उत्तराखंड के एपन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? कोई किसी को पता है, बताइए। कौन जानता है? एपन गर्ल के नाम से कौन जानी जाती है उत्तराखंड में? चलिए बताइए। ठंडी सब्जी जाना। ठंडी कौन जानी जाती है? आरती आप बताओ। उत्तराखंड में सर अभी हाँ। है। हाँ जी सर, बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उत्तराखंड की एपन गर्ल के नाम से कौन लड़की विख्यात है? कहाँ, कौन सी जनपद की रहने वाली हो? सर पिथौरा लड़की। तुम्हें तो 10 बार कोई चीजें अल, बतानी पड़ेंगी। अल्मोड़ा की। अच्छा। अल्मोड़ा की सर नाम तो नहीं पता। और ऋतु आप भी बता दीजिए किस जनपद की है? एक ने पिथौरागढ़ कहा, एक ने अल्मोड़ा कहा, दूसरा कोई और? गुलाब जी आप बताइए। बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है। सर कुमाऊं की। अरे तुम तो इनसे भी महान निकले। ठीक है। अब ये थोड़ा सा आरती, हमने आपको कई दफे इस चीज को बताया जब भी हम डिस्कस करते हैं। जो ये एप्पल गर्ल है, वो मीनाक्षी खाती है। मीनाक्षी खाती आपकी, ये जो है आपकी नैनीताल जनपद की रहने वाली है। रामनगर की ये निवासी रामनगर की है। आपको, अगर ये आपको सर्वविदित होगा, जो हमारे उत्तराखंड की जब मानस खंड की जो झांकी को सर्वप्रथम जो राजपथ पे जो झांकी को गया 26 जनवरी को, जो उसको पहला स्थान मिला था, तो उसमें जो ऐपण जो कार्य किया गया था, जो जिसके दिशा निर्देशन में इस झांकी को पूरी तरह से निर्मित किया गया था, ऐपण जिसमें डाले गए थे, तो वही लड़की है। जो वो लड़की है रामनगर की रहने वाली है, उत्तराखंड में ऐपण गल के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, आप ये जितने भी ड्राइंग के जितने भी बच्चे से देख रहे हैं, तो ये आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ऐपण गल कौन है। हम तो ऐपण की लोक कला के बारे में कहा, लोक कला को कौन संरक्षित रखती, वो ऐपण गल है, जो मीनाक्षी खाती है। ठीक है, याद देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप रंगोली देख पा रहे होगे। ठीक है, ये रंगोली को देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जैसे देखिए, हम लोग ने क्या कहा, हम बेसिकली यहाँ पर क्या कहा, दिल्ली वाली जो हम कहते हैं, हम उत्तर भारत के तरफ हम इस प्रकार से आज आप लोग बनाते हो। इसमें से कोई भी ऐसी बच्ची नहीं होगी, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उसको नहीं हो। सभी लोग ये वाली चीज बनाते हो, जो यहाँ पर दिए जले हैं, करते हो।
यस सर। हाँ करते हो ना, जबकि हमारा ट्रेडिशन नहीं है, हम तो अपने घर को सजाना, हमें तो रील्स बनानी है। तो ये, और देखिए ये है, वैसे हम आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ये दिवाली हेतु बनाई जाने वाली क्या है, ये अपन है जो ये दिल्ली के अंतर्गत ये शारदीय रूप में मनाई जाती है। अगर देखें तो उत्तर भारत की तरफ ये शारदीय रूप में मनाई। अब यहाँ पर भारत ओणम पर ये फूलों से बनाई जाने वाली रंगोली जो आपके तमिलनाडु इत्यादि ये क्षेत्र की है, तो ये बनाई जाती है फूलों पे। अब यहाँ पर आप देखो, जो हमने ये वाली जो मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है, तो जो ये रंगोली बनाई है मैंने भी वो जो बना रखी है, ये भारत ओणम पर फूलों से बनाई गई रंगोली, ये मैंने ये बना रखी है। तो आपके सामने ये चीज मैंने बनाई थी, तो इसलिए मैंने भी ये कुछ चलचित्र इसमें डाल दिए थे जब मैं इसके नोट्स बना रहे थे, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए रंगोली भारत की सबसे प्राचीनतम क्या है, लोक कला है। याद रखना, पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम लोक कला किसे कहा जाता है, तो रंगोली को कहा जाता है। याद रखना, अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम और उसकी शैली में भिन्नता हो सकती है। अलग अलग तरीके से हम इसको बनाते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे हमने कहा बेसिकली, आप यहाँ पर फिर पुनः मैं आपको यहाँ पर ले जाऊंगा। हमने कहा कि अलग अलग राज्यों में ये भिन्नता हो सकती है, मगर कौन कौन से राज्यों में भिन्नता हो सकती है, दक्षिण भारत के राज्यों में भिन्नता हो सकती है। अगर हम बना रहे हैं, हम तो कॉपी कर रहे हैं ना, तमिलनाडु में अलग तरीके से हो सकती है, केरल में अलग तरीके से हो सकती है, कर्नाटक में अलग कर्नाटक में अलग तरीके से, आंध्र प्रदेश में अलग हो सकती है, तेलंगाना में अलग होती है, महाराष्ट्र में ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट, ये रूप बदल जाता है। अपने राज्य को इसमें इंक्लूड मत करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये रंगोली के नाम से उसकी जो शैली है भिन्न हो सकती है, लेकिन इसके पीछे निहित भाव और भावना और संस्कृति में प्राय समानता है। अलग अलग भाव हमारे होते हैं, कोई किसी चीज को ट्रेडिशन के रूप में बनाता है, कोई किसी चीज को पूछ कर बनाता है। तो इसकी यही यही विशेषता है, इसे विविधता से देती है, इसको विविधता देती है, और इसके लिए विभिन्न आयामों को ये प्रदर्शित करती है। अब देखिए हम किस किस चीजों में इसको हमने कहा ना, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि इसकी शैली भी भिन्न हो सकती है। अब भिन्न हो सकती है, कैसी शैली भिन्न हो रही है, यहाँ पर देखिए। इसे सामान्य तौर आप त्योहार पे कर सकते हो, जब आपका व्रत होता है, व्रत पे जब आपका मान लीजिए आपने संतोषी माता का व्रत लेकर उसका उद्यापन करें, तो मंदिर को सजाने लगे, रंगोली बनाने लगे, पूजा पाठ करती हैं, तब ये मैंने आपको पूर्व में कहा था कि जब हम विवाह उत्सव होता है हमारा, कुछ उत्सव, चाहे आपका जनेऊ संस्कार होता है, जब आपका बच्चा हुआ होगा, तो जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण ने बाहर से एक गोल सी वेदिका बनाई होगी, जिसमें हवन कुंड ये करने के लिए, आप सभी लोग इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, आप सभी ने इसको फेस किया होगा। ठीक है, आदि शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है। और इसमें देखिए, बेसिकली इसमें देखोगे जो ज्यामितीय आकृतियां इसमें हो सकती है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो चीज प्रयोग होती है इसमें ज्यामितीय आकृतियां ही होती है। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे जो ये एक है, यहाँ पर हमने सर्कल बनाया, फिर हाफ सर्कल बनाया, फिर उसमें आप देख पा रहे होगे इसमें कुछ अलग अलग तरीके से हर जगह पर। अब यहाँ पर भी देखोगे, जो यहाँ पर देखिए, ये अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं, इसमें कौन बने हैं, त्रिभुज बने हैं, ये इस प्रकार से तमाम चीजें होती हैं। तो ये याद रखिएगा, बड़ा ही अच्छे तरीके से बनती हैं। और ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो ये आज पूरा दिन लेगा इसको। तो या फिर देवी देवताओं की आकृति इसमें बनाई जाती है, आपने देखा होगा, जैसे लक्ष्मी के पग चिन्ह बनाए जाते हैं, गणेश को बनाया जाता है, लक्ष्मी को बनाया जाता है, तो आपने इस चीज को देखा होगा। और इसका प्रयोजन सजावट और सुमंगल कार्य के लिए किया जाता है। हमारे सजावट हो गया, सुमंगल के कामनाओं के लिए इन्हें प्राय घर की महिलाएं बनाती हैं। अब तो ये ट्रेडिशन बदलता हुआ जा रहा है। ये इसको देखिए, जो रंगोली बनाई जाती है घर की महिलाएं बनाती है। विभिन्न अवसरों पर बनाए जाने वाली इन परंपरा कलाकृतियों के विषय के अनुकूल अलग अलग हो सकती है। देखिए, जब मान लीजिए विवाह का समय होता है तो उसमें अलग बनाया, व्रत होता है तो उसमें अलग अलग, तो अलग अलग ट्रेडिशन पर या अलग अलग चीजों पर क्या कह सकते हैं, इनकी आकृतियां अलग अलग होती है। इसके प्रयोग की, इसलिए इसे प्रयोग में लाए जाने वाले पारंपरिक रंगों को पीसा हुआ होता है, सूखा होता है, गीला चावल, सिंदूर, रोरी, हल्दी, सूखा हुआ आटा, अन्य प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन तमाम चीजों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब मैं यहाँ पर ये रंगोली बनाया था, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफे ये रंगोली बनाई है। आज तक मैंने कभी भी रंगोली नहीं बनाई थी, तो ये हमने बहुत बड़ी 10 फीट की रंगोली हमने बना दी थी। तो ये अपने, ये जो कह रहा है कि जिसमें हल्दी, चावल, ये हर चीज को हमने इसमें प्रयोग करा, परंतु अब रंगोली में रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा है।
क्यों रासायनिक रंगों का प्रयोग क्या होने लगे? आपने देखा होगा जितने भी पाउडर केमिकल फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, हर तरीके से केमिकल के रूप में हम रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। रंगोली को द्वार की देहली आंगन के केंद्र पर या उत्सव के लिए, ये आप पे देख पा रहे हैं, निश्चित स्थान के बीच में या चारों ओर बनाया जाता है। कभी कभी फूल, लकड़ी या किसी अन्य वस्तु के बुरादे या फिर चावल आदि विभिन्न या कहें अन्न से भी इसे बनाया जाता है। अब आप देख पाओगे जो ये रंगोली बनाई जाती है ना बेटा, जैसे आप लोगों ने ये देखा है जब कोई मिस्त्री जब घर के दरवाजे बनाता है या जहाँ पर जो फैक्ट्री होती है, तो वहां पर देखा जब मशीन से, जब आरा मशीन होती है वहां से बहुत ज्यादा लकड़ी का बुरादा निकलता है, देखा है, सुना है? यस सर। तो जो जो लकड़ी का जो बुरादा निकलता है ना, उसको उसको जैसे इकट्ठा करके लाए आप लोग, ठीक है, इकट्ठा करने के बाद उसमें अलग अलग कलर, उसमें क्या है, पानी में भिगोए उसको, अलग अलग कलरों से अलग अलग कलर आ जाते हैं, तो उस बुरादे को भी क्या है, उससे भी प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। हमने तो बेसिकली हमने फूलों का प्रयोग किया था, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने आटे का भी प्रयोग किया, तो अन्न अन्न से भी इसको बनाया जाए। अब हम देखते हैं रंगोली को, तो अभी तक यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग कर लोगे। अब हम समझेंगे रंगोली के इतिहास को समझेंगे। अब हम इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके कहाँ से होते, ये जो है, अगर मुझे बताओगे ये क्या है, कोई मुझे बताएगा इसको देख के? सभी को दिखाई दे रहा होगा, बताइए क्या है? सर ये मोहरे हैं जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी के इन चित्रों में भारतीय रंगोली की मूल आकृतियां देखी जा सकता है। अब देखिए ये जो आकृतियां है ना, हमने कहीं ना कहीं जो रंगोलियां अडॉप्ट की, जो हमने कहीं से प्रेरणा ली, वो हमने अपने अपने जो हमारे प्रागैतिहासिक काल है, जो हमारे इतिहास के जो तत्व है, हमने वहां से अडॉप्ट की। जो आपने सही कहा कि ये मोहनजोदड़ो की जो मोहरें हैं, उन मोहरों से ही हमने डिजाइन को यहाँ से धारण किया। अब देखिए, रंगोली का नाम अल्पना भी है, याद रख लीजिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी मंडी मांडी हुई अल्पना के चिन्ह मिलते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या मिल कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सी प्रागैतिहासिक सभ्यता है जिसके अंतर्गत अल्पना से संबंधित साक्ष्य में या उसके चिन्ह प्राप्त होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता ये है। अल्पना वासिलियान के कामसूत्र की अगर हम बात करें, तो वहां पर इसको 64 कलाओं में से, अल्पना दोनों एक ही चीज है क्या? जी रंगोली और अल्पना दोनों एक ही चीज है क्या? बिल्कुल एक ही चीज है, मैंने आगे पूर्व में आपको ये बता दिया था, ये एक ही है। हमारे में टॉपिक दोनों अलग अलग करके दे रहे हैं सिलेबस में, अल्पना अलग से दिया और रंगोली भी है। देखिए अल्पना और रंगोली है ना, अलग राज्यों में अल्पना को भी अलग तरीके से ट्रेडिशन के रूप में देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर फिर से आपका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए ये सबसे लोकप्रिय, ये इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखांकन है जिन्हें अल्पना या रंगोली के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, हम जो ये प्रयोग करते हैं या रंगोली या अल्पना के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, अल्पना अन्य राज्य में अलग तरीके से होगा, रंगोली अलग राज्य से लगी, तो दोनों का जो मोटिव होता है वो सिर्फ धरातल पर चित्रांकन कार्य होता है, याद रखना, ठीक है। अब अलग राज्य में हो सकती है, तो रंगोली को भी पहले इसको समझिए, फिर हम जब अल्पना की तरफ पढ़ेंगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि वासिलान के जो काम सूत्र है, तो वहां पर जो उनके द्वारा जो वर्णित किए गए हैं, जो 64 कलाओं का जब हम वर्णन की बात करते हैं, तो 64 कलाओं में से एक कला इसे भी रखा गया है। यह अति प्राचीनतम लोक कला है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में साधारणतः यह माना जाता है कि अल्पना शब्द संस्कृत के ओलपन ओलपेन शब्द से निकला है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन क्या बनता है आपके सामने, ये आता है कि अल्पना शब्द किस भाषा से लिया गया है, पहली दफे क्वेश्चन, तो आपको पता होना, वहां पर दिया जाए फारसी, लैटिन भाषा या संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषा। तो बहुत से बच्चे ये सोच सकते हैं कि प्राकृतिक भाषा की या लैटिन भाषा की तरफ बढ़ेंगे, तो याद रखना कि ये संस्कृति भाषा से। ओलेपेन शब्द है, ओलपेन जो शब्द है, इससे लिया गया है। ओलपेन शब्द का मतलब क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनते हुए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है कि ओलपेन जो शब्द है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है लेप करना होता है किसी का
धरातल पर लेप करना होता है। ठीक है, प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि ये कलात्मक चित्र शहर और गांव को धन धान्य से परिपूर्ण रखने में सार्थक होते हैं, समर्थक होते हैं। या देखिए, अब देखिए हमारी जो मान्यता थी, हम जब बात करें इतिहास के पन्नों की, अगर हम बात करें जो साहित्य, अगर हमने जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो के जितने वाशिंदे थे, हमारी जो सभ्यता, पुराने लोगों का ये मान्यता, ये अवधारणा थी कि जो ये थे गांव घरों में और साथ ही जो शहर थी, वो शहर में कभी भी धन धान्य अन्न अनाज का कभी भी ये कभी भी इसकी कमी ना हो, इस चीज को धन धान्य से परिपूर्ण माना जाता है, सुख का भी प्रतीक माना जाता है। और अपने जादुई प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। कभी क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी लोक कला है जो अपनी जादुई प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर मैं मेरे से अगर आयोग कहते हैं कि 4 क्वेश्चन आप बना के दीजिए, तो मैं बहुत ही इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है कि वह कौन सी लोक कला है जो अपने जादुई प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखने में सार्थक होती है। तो वहां पर इस प्रकार से, तो उसमें जिस बच्चे ने बहुत गहराई से पढ़ा होगा वही इनको कर सकता है। तो याद रखना, तो ये कौन सा है, इसको हम अल्पना कहते हैं। तो इसकी दृष्टि से अगर हम देखें, इसी दृष्टि से अल्पना का धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर प्रचलन हुआ है। देखिए, अब आप देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझना शुरू करिए बेटा। कि हमने कहा कि हमने तो आपसे कहा ना, व्रत में प्रयोग किया जाता है, चाहे आपका विवाह हो रहा है या नामकरण संस्कार हो रहा है, किसी भी। अब ये क्यों होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने इसका जो मेन उद्देश्य होता है, प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन कालों के लोगों के जो विश्वास था, जो उसका मत था, उनके कहने का मतलब था कि जो गांव था या शहर था, वो धन धान्य से परिपूर्ण रखने में अपने आप में सार्थक था, या कहें जो जादुई तौर पर जो हमारी जो संपत्ति है कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा कर। आप कौन कौन नहीं चाहेगा कि मेरी संपत्ति की सुरक्षा हो? ऐसा कोई है कि भारतीय, आप नहीं चाहोगी कि मेरी संपत्ति, जो मेरा पैसा है, जो मेरे चीजें हैं, वो सुरक्षित रहे? चाहोगी ना कि सुरक्षित? अगर आपको अल्पना बनानी है, अगर आपको यस। आपके मन में यह है कि यार इससे चीजें सुरक्षित होती, तो क्यों नहीं बनाएंगे? हर कोई बनाता है। आज मान लीजिए बहुत से लोग सुंदरकांड करते हैं, बहुत से भगवानों के दरबार पे जाते हैं कि यार हाँ ऐसा ऐसा होगा। आपने देखा होगा कि ये सबसे एक सिंपल सा एक उदाहरण दूंगा। हमारा जो प्रधानमंत्री है, अगर कहें एक मदारी टाइप का जो बंदा है, तो वो क्या, उन्होंने क्या करा, हमें पता था कि कोरोना काल में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया था, थाली और घंटी और शंख बजवा दिए थे। अब ये हम भी मूर्ख थे, सभी हम भारत के पूरे जनमानस, मुझे लगता है कि हम भी सब उन मूर्खों में थे। आधुनिक युग में हमने विश्वास किस पे करा कि एक ऐसी महामारी जो विदेशी धरती उसके इलाज खोजने में लगी, और हम यहाँ थाली और कनिस्टर ये इत्यादि बजाने में लगे। तो हमें क्या हुआ, हमारे अंतर मन में ये चीज डाल दी गई थी, हाँ ये करने से कोरोना दूर भागेगा और उसके जो कान के पर्दे हैं वो फट जाएंगे। तो यही चीजें चल रही थी, तो हमने उस चीज को अप्लाई करा ना। हर किसी ने बजाए, आपने भी बजाई होंगी, हर किसी ने बजाए, घंटी बजाए होंगे, शंख बजाए होंगे, बजाए ना। यस सर। तो यही चीज होती है, हमें जब लगता है कि किसी चीज से हम सुरक्षित है, तो हम वो चीज करते हैं। तो आज वही चीज हमारे समाज के अवसरों पर प्रचलित, जैसे बहुत से व्रत होते हैं, पूजा होता है, जिनमें अल्पना दी जाती है। ठीक है, याद रखिए इतना। आर्यों के युग से पूर्व की, अगर हम जो हमारे आर्यों की बात करते हैं, तो उससे भी पूर्व की जो ये कला को माना जाता है। देखिए, हमारे अनंत कुमार स्वामी की हमने बात करी थी, ये उनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइए जल्दी से। कहाँ? कश्मीर में हुआ था सर, अरे यार, कश्मीर में। परसों हमने तो श्रीलंका पढ़ा था। हाँ सर, सॉरी, श्रीलंका, श्रीलंका। कश्मीर ही आएगा बच्चा। डल झील में जाना, डल झील में वहां एक बोट में बैठना, डल झील के चक्कर लगाते रहना। तो अनंत कुमार जी का जो जन्म हुआ था, वो आपका कहाँ हुआ था, ये श्रीलंका में हुआ था। और ये आनंद कुमार स्वामी, ये बड़े ही क्या हैं, कला समीक्षक के रूप में हम इनको जानते हैं, जो कि भारतीय कला के पंडित भी कहा जाते हैं। आप कभी क्वेश्चन पूछा, भारतीय कला के पंडित के रूप में किस शख्स को जाना जाता है, कौन वैसे वो विद्वान है, तो आपको बताना आनंद कुमार स्वामी को हम कहते हैं। इनका मत है कि बंगाल की जो आधुनिक लोक कला का संबंध है, इससे है। देखिए, ये कहते हैं कि जो बंगाल के, हमने बंगाल का पुनरुत्थान पढ़ा ना, उससे भी पूर्व की अगर हम देखें, तो वहां भी इसका हमें छाप देखने को मिलती है। तो ये इन्होंने कहा कि बंगाल की आधुनिक लोक कला से इसका संबंध है,
और इसका जो समय माना 4000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, जो मोहनजोदड़ो की कला से इसका संबंध माना गया। कहाँ से माना गया? 4000 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो की जो कला थी, वो संस्कृति थी, तो वहां से इसका संबंध माना गया। अब ब्रजचारी आंदोलन के जन्मदाता और साथ ही बंगाल लोक कला व संस्कृति के विद्वान सहाय दत्त के अनुसार अगर हम बात कहें, तो ये कलम का फूल, कमल का फूल, जिसे बंगाली स्त्रियां अपने अल्पनाओं के माध्यम से बनाती हैं। अब बंगाल के फूल के रूप में, ठीक है, गुरु सहाय दत्त के अनुसार अगर हम देखें, तो ये किसके द्वारा कहा? देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको लिखिएगा अपने किताब में लिखो कि किस विद्वान के अनुसार ये कहा गया है कि बंगाल का फूल जिसे बंगाली स्त्री अपनी अल्पनाओं के माध्यम से बनाती हैं? किसके द्वारा कहा गया है, बताइए जल्दी से। गुरु साहिदत्त। हाँ, गुरु साहिब दत्त द्वारा कहा गया है। तो याद रख लेना, क्योंकि जो अलग अलग जो विद्वान होते हैं उनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो याद रखना। अब देखिए, हमने कहा कि बंगाल के फूल, तो अब आप देख पा रहे हो कि ये देख पा रहे हो कि ये अल्पना कितनी बड़ी बनी है? यस सर। ये सर एक बार बताओ। नीचे कर दो, नोट कर रहे हैं। हाँ, ये लो। अब ये देखिए, मुझे बताइए, जो हमने ये रंगोली बनाई है, तो कैसी लग रही है? सर बहुत सुंदर लग रही है। देखिए, अच्छी लग रही ये ये बहुत बड़ी बनाई थी हमने। देखो, एक कोशिश थी हमारी बच्चों में, जब हमारा बैग फ्री डे था, तो हमने उस दिन का सदुपयोग किया। तो हमारे जो बच्चे थे ड्राइंग के, हमने उनसे ये बनवा दिया। तो हमारे ड्राइंग के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। वह मोहनजोदड़ो के समय के कमल के फूल का प्रतिरूप ही है। अब जो ये कहा गया है, जो बंगाल का फूल जो कहा गया है, इसका जो संबंध है मोहनजोदड़ो के समय के कमल के फूल का, यह प्रतिरूप ही है। कुछ अन्य विद्वानों का अगर हम कहें, उनका भी मत था कि अल्पना को लेकर हमारी संस्कृति अस्तिक लोगों जैसे मुंडा प्रजाति से आई हुई है, आई आई हुई है। और जो अगर हम देखें, इस देश में आर्यों के आने के से भी पूर्व से ये चली हुई आ रही है प्रथा है। देखिए, जो ये प्रथा है, बेसिकली आप देखोगे, ये जो प्रथा है, ये जो हमारे जो संस्कृत है, अष्टिक के लोगों हो गया, मुंडा प्रजातियां, जो जनजातियां हैं, तो उन जनजातियों से ये संस्कृति को मानी जाती है। ठीक है। और जो इस देश में आर्यों के आने से पूर्व की ये मानी जाती है, ठीक है ना? तो ये समझिएगा। और उनके अनुसार प्राचीन व परंपरागत बंगला की ये क्या लोक कला के रूप में हम इसको जानते हैं। इसमें क्या चलता है, कृषि युग से चली आ रही ये प्रथा मानी जाती है कि जिसमें आप देखोगे, जब नवपाषाण काल का जो समय चल रहा था, तो उस समय क्या चल रहा था, जिसमें जिसमें हमने कहा कि कृषि में हम कहीं ना कहीं कृषि का हमें जब ज्ञान हो गया था, तो ये उसमें जब झोपड़ी बनने लगा, इंसान एक जगह पर स्थिर होकर समूह के रूप में रहना शुरू कर दिया था, जहाँ पर पशु पक्षियों को क्या करना शुरू कर दिया था, उसने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो वहां पर ये कृषि का भी कहीं ना कहीं हमने कहा कि प्रयोग होने लगा, तो यहीं से ये परंपरा चली हुई आ रही है। उस समय के लोगों ने कुछ देवी देवताओं और कुछ जादुई प्रभावों पर भी विश्वास रखा था। देखिए, लोगों ने देवी देवताओं को क्यों माना, आपको थोड़ा सा इसको भी थोड़ा हम आपके ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि उस समय जिस प्रकार से कृषि पर हमने कहा बेसिस ज्यादा, तो हमारे प्रकृति से जितना भी जो कुछ जीवन यापन करने के लिए जो मिलता था, उस समय जो हाँ, नौ पाषाण काल के जो उसके बाद के जो युग था, उसमें जो लोग क्या करते थे, अपने प्रकृति को एक भोग के रूप में एक समर्पित करते थे कि हे पृथ्वी, आपने हमें इतना दिया, तो पहला जो निवाला है वो आपको समर्पित किया जाता है। तो उसके रूप में प्रकृति को देवी के रूप में माना गया था। आज उसका जो प्रारूप फॉर्मेट अगर देखोगे, मूर्तियों ने ले लिया, अपने अपने धर्मों ने ले लिया। पहले जो माने जाते थे देवी देवता हैं, वो सिर्फ प्रकृति को और सूर्य को देवता के रूप में माना जाता। प्रकृति को देवी माना जाता, सूर्य को देवता क्यों माना जाता था? सूर्य को इसलिए देवता माना जाता क्योंकि जितने भी अन्न हमें जो प्राप्त होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त हो। अगर सूर्य ना निकले, तो हमें हमारे जो
खेती है वो खेती कभी नहीं हो पाएगी, उसमें प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपने भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे कि भूखमरी पड़ जाए। तो सूर्य को देवता के रूप में माना गया और जो प्रकृति को देवी के रूप में माना गया। तो कालांतर में ये चीजें फिर हिंदुओं ने इसको अडॉप्ट किया, एक व्यवसाय बना दिया आज इसके रूप में अगर देखोगे तो, जिसे अब अच्छी तरह से ये फसल होती थी और प्रेत आत्माएं भाग भाग जाती थी, ऐसा उनका मानना था। और एक चीज हमने कहा कि जादुई प्रभाव, कुछ उस समय लोगों का ऐसा मानना भी था कि जो काला जादू, जो जादू टोना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जादू टोना के रूप में वो होती थी। तो ऐसी मान्यताएं भी थी, विश्वास उसमें लोग रखते थे। और जब फसल होती थी तो वो कहते थे कि भैया ऐसे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज रहे, उनकी जो आत्माएं हैं वो भी ये चीजें को भगा देती, भाग जाती थी। इस प्रकार की चीजें थी। अल्पना के इन्हीं परंपरागत आलेखनों से प्रेरणा लेकर आचार्य अरविंद नाथ टैगोर, देखिए ये किसने ली, कभी क्वेश्चन पूछा, अल्पना से परंपरागत आलेखनों से प्रेरणा लेकर आचार्य अवनीनाथ टैगोर ने क्या करा, शांति निकेतन में कला भवन में और अन्य चित्र कला के विषयों के साथ साथ इस कला को भी एक अनिवार्य रूप में, इसे विषय रूप में बना दिया। अब देखिए, अगर हम कहते हैं अल्पना, रंगोली, आज एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग टॉपिक के रूप में हमें पढ़ने को देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, वह कौन सा समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार था जिसने इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में माना? तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने ही शांति निकेतन में जब ये इसका प्रयोग करा, जिसमें अन्य कलाएं थी, वो तरीके से इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया। आज वह कला शांति निकेतन की अल्पना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, अब यहाँ पर आप कहोगे सर इतना डीपली हमें तो पढ़ना ही नहीं था, तो इसने इसीलिए इतना डीपली ले जा रहा हूँ कि क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी भारतीय समकालीन लोक कला है जिसे शांति निकेतन के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी जानी जाती है? तो आपको पता होना कि अल्पना को क्या जानते हैं, शांति निकेतन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये बने ना क्वेश्चन, बन रहे ना? तो याद देखिए, तो ये है आज यह कला शांति निकेतन की अल्पना के नाम से भी जानी जाती है। इस कला में गौरी देवी मजा का क्या है जो नाम है, चिरण स्मरणीय ये रहेगा। कहने का मतलब कि युगों युगों तक इसका, इनका नाम जो गौरा देवी है, इनका नाम बहुत ही ज्यादा युगों युगों तक है, स्मरणीय ये रहेगा। तो जो शांति निकेतन की अल्पना की जननी मानी जाती है। क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, एक क्वेश्चन ये बना, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि शांति निकेतन की जननी के रूप में किसे, देखिए शांति निकेतन की जननी के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जननी के रूप में गौरा देवी को ने गौरी देवी की थी। ठीक है, और शांति निकेतन अल्पना की ये क्या है, जननी, और जननी के रूप में या कहें जाननी, ये जानी मानी ये मानी जाती है। अब जननी क्या होता है, जिसके द्वारा इस कला को एक स्वरूप दिया गया, एक फॉर्मेट प्रदान किया गया था। तो ये इनको जाता है, गौरी देवी को जाता है। अल्पना को अगर हम कहें, जब हम अल्पना रंगोली की बात करें तो ये याद रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं रंगोली के उद्देश्य। अब यहाँ पर से इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए उद्देश्य यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये रंगोली पुष्पम यानी फूलों से बनाती हुई ये कन्याएं हैं। और यहाँ पर दिवाली के अवसर पर घरों पर हम कहते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग हमारा जो फर्श होता है, हम चारों तरफ दिए ये जला जलू के इसको बढ़िया शानदार तरीके से इसको मनाते हैं। अगर आप देखोगे तो जब हमारा पिछली बार दिवाली में हमने भी खूब धूमधाम से इसका इतना ज्यादा वीडियो शूट कराए, या कहें उसमें हमने रील्स भी बनाए थे। तो इस प्रकार से ये लोग हर कोई बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी अपने अलग अलग जगहों पर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो गणेश जी के सूंड बना है, या कहें संकट जैसा ही बना है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार अब रंगोली धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाओं के प्रतीक हो रही है। इनको आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तभी तो विभिन्न हवनों और यज्ञ की में वेदिकाओं का निर्माण करते समय ये जितने भी मंडप होते हैं, मंडप में वो बनाए जाते हैं। आपने देखा है किस किस की शादी में ये रंगोली बनी थी, सभी की बनी होंगी, देखा होगा आपने। आपकी बनी थी, नहीं बनी थी? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण अंचलों की अगर हम बात करें तो घरों के आंगन में ये इसको बहुत
तरीके से क्या बनाना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि घरों के आंगनों में, उनकी दीवारों पर या भित्ति पर हमने जो इससे मधुबनी पढ़ी थी, मधुबनी जो पेंटिंग जो बनाए जाते थे, इसी प्रकार से बनाए जाते। ठीक है, तो याद रखना उनको किस प्रकार से लेप किया जाता था, उनको किस प्रकार से चित्रांगन के फर्श पर बनाया जाता, झोपड़ी पे बनाया जाता था। रंगोली बनाने का क्या था उस टाइम पे भी ये रिवाज है, और आज भी ये चीजें क्या है, विद्यमान है। विद्यमान। अब भूमि शुद्धिकरण की भावना है, समृद्धि आह्वान भी इसी के पीछे निहित है। अब आप देख पा रहे होगे, जब आप कहीं पर अगर मैं कहूँ, आपने वो देखा है जब आपने कहीं पर जमीन खरीदी होगी, या आपने अपना घर का जब आपने अपना घर का क्या होगा, उद्घाटन किया होगा, तो अब उस टाइम पे आपने क्या, जैसी जमीन ली होगी तो वहां पर भी भूमि पूजन किया होगा। उसका जो मानना ये होता है कि भैया, अगर हम ऐसी चीजें करते हैं, जैसे हम पिठा, चंदन पिठा हम कहीं पर लेके चलते हैं, तो वहां पर भूमि को अर्पित करते हैं, तो उसका मतलब है कि भूमि में जितने भी जो अलग अलग आत्माएं हैं, जो ये इसका जो चीज इसमें रोष है, जो भी गलत चीजें हैं, ये दूर हो जाए, तो ये चीज की भावना से उसको किया जाता है। अल्पना जीवन दर्शन का प्रतीक है, जिसे निस्वरता को जानते हैं, और जानते हुए भी पूरे जोश के साथ हम वर्तमान में सुमंगल के साथ जीने की कामना और श्रद्धा निरंतर रहती है। श्रद्धा हमारी क्या रहती है, निरंतर इन चीजों में रहती है। अगर आप मान लीजिए, आपके घर में अगर कोई इस प्रकार से रंगोली बनाने लग जाए कि आपके हाथ पहले ही हाथ जोड़ना शुरू कर देते, हमारे हमारे अंदर वो चीज विद्यमान है ना, कि हम अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ होती है। आपने देखा होगा, आपके घरों में एक पैटर्न बनाया जाता है, जब दशहरा का त्योहार आता है, दशहरा आता है, जब दशहरे में क्या होता है, घर में स्वास्तिक चिन्ह का आपने देखा होगा, अपने दरवाजे पे, आपके जो दरवाजे के छज्जे होते हैं उनमें भी आप स्वास्तिक का चिन्ह यूज करते हैं। तो वो भी क्या है, एक पैटर्न होता है, वो भी अल्पना का ही एक स्वरूप है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यह जानते हुए भी कि यह कल धुल जाएगी, कल धुल जाएगी। जब हम ये बनाते हैं कि आपने मान लीजिए, आप ही आपने बनाया कि आज महालक्ष्मी का त्योहार हो गया, कल सुबह आपने क्या करना है, उसको पानी डाल के झाड़ू लगा के साफ कर देना है, और अपना फर्श पुनः चमका देना है। तो यही चीजें होती हैं जिसके प्रयोजन क्या होता है, हमारा एक प्रयोजन होता है कि इस दिन के लिए इसको हमने किया जाता है, वो प्रयोजन जब हमारा पूरा हो जाता है तो हम उसको फिर करते हैं, अपना उसको धो देते हैं, जो भी करते हैं। प्रयोजन से की जाती है वह हो जाने की कामना में सबसे बड़ी है, और त्योहारों के अतिरिक्त घर परिवार और अन्य कोई मांगलिक अवसरों पर या यूं ही कहीं रंगोली सजाने की कला अब सिर्फ पूजा घरों तक ही सीमित नहीं रही नहीं रह गई है। स्त्री बड़े शौक और उल्लास से घर के हर कमरे में तथा प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाती है। अब ये तो आप ही बता सकती है, जितनी भी इसमें महिलाएं जुड़ी हैं, आप ये करती हैं नहीं करती हैं? आप कहते हो कि यार कहाँ लगे इतना टाइम, किसके पास हो रहा है इतना बनाने का। तो ये तमाम चीजें, अब यह सब स्वयं उसकी कल्पना का ये आधार होता है, और निहित नवीन सर्जित करने की। देखिए, अब आप जैसे आपने कहा कि मैं अपने बेड के जस्ट सामने, जहाँ पर आपका श्रृंगारदान होगा, जहाँ पर आप अपने केसों को संवारती होंगी, तो आपने सोचा कि यार मैं वहाँ पर भी एक अच्छा सा पैटर्न बनाऊं, या कुछ अलग तरीके से बनाऊं। तो वहाँ पर चाहे आप अपने पूजा घर पे हो, या किचन पे हो, या जहाँ पर कहीं पर भी, तो अलग अलग क्या होती है, हमारी कल्पनाएं होती हैं, हमारी कल्पनाओं पे हर चीज आधारित निहित होती है, और हम ये सोचते हैं कि एक नया चीज हमारे सामने उसका सजन हो, हम वो चीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, भावना का प्रतीक भी है रंगोली में बनाए जाने वाले चिन्ह। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, स्वास्तिक का चिन्ह देखा, और कमल का, और फूल का, लक्ष्मी के पैर हो गया। आपने इन चीजों को बनाया है या नहीं बना रखा है? यस सर। किस किसने बना रखा है? ऋतु आप बनाती हो नहीं बनाती हो? चलिए, बनाया होगा। अब हाँ देखिए, सर, बनाती हूँ। ठीक है। अब लक्ष्मी जी के पग, जो पग चिन्ह होते हैं इत्यादि, ये क्यों बनाते हैं हम क्या हम क्यों बनाते हैं चीज? हम सोचते हैं, अरे अगर लक्ष्मी के दिन जो महालक्ष्मी होती है, उस दिन अगर लक्ष्मी के पग चिन्हों को हम अपने घर से अंदर मंदिर की तरफ ले जाएं, या अपने जहाँ पर आपकी
तिजोरी होगी जहां पर आपने लाखों रुपया दबा के रखा है, तो उस तरफ ले जाओगे तो सोचोगे कि यार वो जो तिजोरी है और भर जाए, तो लक्ष्मी साक्षात उस तिजोरी में घुस जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है, हमारी इच्छा होती है, हम अपनी इच्छा प्रबल करने के लिए हमारी एक मान्यता होती है, हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। फिर भी हमारी जो एक धारणा हो, उस धारणा पर हम टिके रहते हैं। समृद्धि और काम, जो मंगल कामना के सूचक इसको समझते हैं। आज कई घरों और देवालयों के आगे नित्य रंगोली बनाई जाती है, याद रखना। आजकल टाइल्स भी आ गए हैं, टाइल्स भी चिपका दो तो निरंतर वो रंगोली जैसी रहती है। और रीति रिवाजों को सहज संवारती यह कला आधुनिक परिवारों का भी अंग बन गई है। आज जो ये रंगोली की जो बात करें, आज हर कोई परिवार में बच्चे भी आज इसमें दिलचस्पी लेते हैं। मान लो मम्मी जो दिवाली के दिन रंगोली बना रही, छोटे छोटे बच्चे के, मम्मी मैं भी बनाती हूँ, आप भी क्या करते, लो बेटा आप भी कुछ उसको, जो ट्यूब आते हैं आजकल, जो पाउडर जैसा आता है, बेटा आप वहां पर बनाइए। तो बच्चे भी उसको बड़ी दिल लगा के उस चीज पे अपना सहयोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार का अंग बन गया। और शिल्प कौशल और साथ ही विविधता युक्त कलात्मक अभिरुचि के परिचय से गृह सज्जा सज्जा के लिए बनाए जाने वाले कुछ जैसे मांडवों को छोड़ दिया जाए तो सभी मांडव किसी मानवीय भावनाओं के प्रतीक होते हैं। अब देखिए, जो हम क्या होते हैं कि हमारे बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, रंगोली बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, सजावट को मध्य नजर रखते हैं कि हमारा जो घर है, जो हमारा जो दिवाली के दिन जो हमारा फर्श है, जो हमारी सुंदरता का प्रतीक है। क्योंकि ड्राइंग जब हम पढ़ते हैं, ड्राइंग का स्टूडेंट क्या देखता है, हमेशा उसके नजरें हमेशा सुंदरता पर टिकी रहती है, कि वो हर चीज में सुंदरता खोजने की प्रयास करता है। तो यही चीज का एक आर्टिस्ट ये रहता है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें होती हैं। और इस प्रकार हमारी संस्कृति भावनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण साधन ये माने जाते हैं। और हर्ष प्रशंसा का प्रतीक रंगोली रंगमयी अभिव्यक्तित्व है। अब देखिए, रंगों की जब हम बात करते हैं तो रंगों के उस पैटर्न में हम भी अपने आप को रंग लेते हैं, या कहें रंगमय हो जाते हैं। जिस प्रकार से होली के जब गुलाल जब हम पे पड़ता है तो हम पूरे तरीके से रंगीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसी भावों को साकार करते हुए हम ये क्या करते हैं, रंगोली भी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पूरा आपको बताया। अब देखते हैं विभिन्न प्रांतों की रंगोलियों के बारे में चर्चा करें, यहाँ से भी क्वेश्चन उठेंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए, रंगोली एक अलंकरण कला है जिसे भारत के अलग अलग प्रांतों और अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या करिए, आप लिखो ए जगह पे राज्य लिखिए, ठीक है, एक तरफ राज्य लिखिए, दूसरी तरफ नाम लिखिए, ये ठीक है। रंगोली को पुकारे जाने वाले नाम इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। वो पहले लिखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम चौक पूर्णम पूर्णा इसको कहते हैं। ये चौक पूर्णा के नाम से हमको किसको जानते हैं, रंगोली को जानते हैं। उसको उत्तर प्रदेश में इस नाम से जान, राजस्थान में मांडना इसे कहा जाता है। बिहार में क्या कहा जाता है, अपरीपन कहा जाता है। बंगाल में अल्पना कहा जाता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है। कर्नाटक में रंगवल्ली ये कहा जाता है। और देखिए, तमिलनाडु में कोलम इसे कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे जिस रूप में जाना जाता है, एपन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में इसको किस रूप में जाना जाता है, देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी लोक कलाएं होती हैं, अपनी अपनी लोक कला के रूप में जिसे जाना जाता है, तो इसको उत्तराखंड में जो एपन के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम आंध्र प्रदेश में मुग्गू करके ये जाना जाता है, मुग्गू करके ये शब्द है, इसको देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो अदुपन्ना करके अदुपन्ना करके ये जाना जाता है। कुमाऊं में मैं लिख थाप, ये देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि कुमाऊं में रंगोली को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। इसको अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ऐपन के नाम से, कुमाऊं में लिप थाप या थापा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इसको थोड़ा सा, कुमाऊं की है तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। तो इसको केरल में अगर हम कोलम के नाम से जाने, इन सभी रंगोलियों में अनेक विभिन्न भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। कहीं पर कोई चीज बनती है, कोई अलग अलग पैटर्न होते हैं, हर अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। देखिए, जो महाराष्ट्र की, हम बेसिकली ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है, तो महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजों पर सुबह के समय में रंगोली इसीलिए मनाते हैं ताकि घर में कोई बुरी ताकत प्रवेश ना कर सके। इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महाराष्ट्र के लोग रंगोली को
किस समय ये इसको बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुबह का वो पहर होता है जिसमें रंगोली को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उनका जो मान्यता है कि भैया कोई भी घर में प्रवेश करने से पूर्व जो हमारी जो बुरी आत्माएं हैं वो जो हमारा प्रवेश द्वार है उससे बाहर ही रहे, वो अंदर प्रवेश ना कर सकते, तो इसलिए इसको बनाया जाता है। प्रवेश ना कर सके। दक्षिण भारत के किनारों पर बसे केरल ओणम के अवसर पर जब वहाँ का एक मेला होता है बहुत बड़ा, ये ओणम का ये मेला आपने देखा होगा, उसके अवसर पर रंगोली सजाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। ठीक है। ओणम करके नाम आपने सुना है? कोई त्योहार सुना है जिसमें नाव रेस भी की जाती है? और दक्षिण दक्षिण भारतीय प्रांत, अगर हम बात करें दक्षिण भारतीय प्रांत की, अगर बात करें तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक के में कोलम में कुछ अंतर होता है। अब देखिए तीन राज्यों में, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कोलम कोलम में कुछ अंतर देखने को मिलता है, परंतु इसकी जो मूल बातें यथा तो होती हैं, और मूलतः ये ज्यामिति और साथ ही सम ज्यामिति आकृतियों से सजाई जाती है। अगर देखिए, अगर हम बात करें जो भी हमारी रंगोली बनाई जाती है, जो उसका जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न जो जिस पे बेस होता है वो किस पे होता है? आपकी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, और उसमें समान सम ज्यामितीय आकृति मतलब समान आकृति लिए हुए, जैसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और हम आयत की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग पैटर्न में हम इसको भरपूर रूप से इसको बनाने की भरसक प्रयास करते हैं। और इसके लिए अगर हम देखें बच्चों, चावल के आटे और घोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। चावल के आटे का इस्तेमाल के पीछे इसका सफेद रंग होना होता है, और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। देखिए, हम चावल को के आटे को हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जल्दी ही क्या होता है, अपना रंग छोड़ देता है, जिससे कि हमें व्हाइट कलर प्राप्त हो जाता है, तो इसका मेन उद्देश्य ही होता है। अगर आप आटे को डालोगे, अगर आटे को पीस कर डालोगे, तो आटा एकदम क्या हो जाता है, वो सफेद नहीं होता है, वो फिर आपका क्या होता है, फिर सूख जाता है। जैसे आप आटा गूंथते हो, आटा गूंथने के बाद उसमें फिर एकदम पीलापन आना शुरू हो जाता है, तो वो चीज नहीं होता है। जब आप जो चावल का आटे को अगर आप पानी मिलाओगे तो दूध की तरह वो हो जाता है, कहीं ना कहीं सफेद रंग होता है। तो सूखे चावल के आटे को अंगीठी में अंगीठी या के तंजनी के बीच में रखकर, अंगूठे है सॉरी, अंगूठे या तर्जनी के बीच में रखकर एक निश्चित ढांचे में गिराया जाता है। याद रखना किस प्रकार से इसे गिराया जाता है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए किस प्रकार से गिराया, तो मुझे पता भी नहीं है। तो राजस्थान का मांडना में जो मांडन शब्द है से लिया गया है, और इसका भी मतलब होता है सजाना होता है। मांडने का जो विभिन्न अवसरों पर, या कहें जैसे मुख्य अवसर, जैसे मुख्य जो उत्सव होते हैं, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो याद रखें, जब ऋतुओं का ऋतु आती हैं तो उन पर भी इसको अलग अलग तरीके से इसकी आकृतियों के लिए विभिन्न आकार के आधार पर इसे बांटा जा सकता है। तो देखिए, कुमाऊं की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होगा, मैंने इससे पूर्व भी कहा। कुमाऊं की थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं क्योंकि उत्तराखंड का आईटी का पेपर है, तो ये हमें थोड़ा समझना जरूरी होगा। देखिए, कुमाऊं के लिख थाप या थापा में अनेक प्रकार के आलेखन प्रतीकों या कलात्मक डिजाइन या बेल बूटों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर आपने कभी भी अपने जीवन में अल्पना बनाई होगी, अर्पण बनाए होंगे, तो आपने हमेशा उसमें फूल बनाए होंगे, पत्तियां बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, ये चीजें बनाए। और लिख था में समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा अलग अलग चिन्हों और कला के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम कुमाऊं की अगर बात करें, तो आप प्रत्येक घरों में अगर कुमाऊं में जाओगे, कुमाऊं के अलग अलग घरों में अगर प्रवेश करोगे जिसमें ये बनाई जाती है, तो हर घर में, हर समाज के अंतर्गत इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरह, तो उसमें विविधता देखने को मिलती है, चिन्हों में विविधता देखने को मिलती है, याद रखिए। आमतौर पर दक्षिण भारतीय रंगोली ज्यामितीय आकारों पर आधारित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दक्षिण भारतीय लोक कला है या रंगोली किन आकारों पर आधारित होती है, तो आपको पता नहीं, ज्यामितीय आकृतियों पर ये आधारित होती है। जबकि उत्तर प्रदेश की क्या होती है, शुभ चिन्हों पर होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, शुभ चिन्हों पर आधारित रंगोली किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश। अब ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित है, ये किस राज्यों से संबंधित, जैसे कि मैंने कहा दक्षिण भारत के अंतर्गत जो राज्य मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे आपके तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटक, ये राज्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए, रंगोली के प्रमुख तत्वों की हम बात करेंगे। रंगोली की क्या प्रमुख तत्व हैं? रंगोली भारत के किसी भी प्रांत
की हो वह लोक कला है। याद रखना, रंगोली की हम बात करें तो किसी भी प्रांत की हो तो वो क्या कहलाई जाती है, लोक कला कहलाती है। अतः इसके तत्व भी लोक से लिए गए हैं, लोक से लिए गए हैं, वहाँ के समाज से लिए गए हैं। सामान्य सामान्य तो अगर हम देखें, रंगोली रंगोली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उत्सव धार्मिकता है। देखिए, धार्मिकता है, उत्सव हम किसी उत्सव के अंतर्गत बनाते, धर्म के लिए बनाते हैं, और शुभ प्रतीक चिन्हों का इसमें चयन किया जाता है। और ये क्या है, ये प्रतीक पीढ़ियों से उसी रूप में बनाए जाते हैं जो निरंतर चले हुए आ रहे हैं। और इन प्रतीकों का बनना आवश्यक होता है। नई 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 पीढ़ी परंपरा स्वरूप से इस कला को सीखती है, और साथ ही अपने परिवार और परिवारों की जो परंपरा को कहीं ना कहीं कायम रखती है। और ये हमने कहा ना, जैसे कि आपको हमने बताया था कि जैसे हमने कहा आपको, कहाँ की, मधुबनी की बात करें। मधुबनी जो आर्ट है, उस मधुबनी आर्ट को कौन बनाता था, कोई बताएगा? समाज में कौन बनाता था मधुबनी आर्ट को? चलिए बोलिए। सर वहाँ की जो लोकल की जो औरतें थी वो मधुबनी को अपने कपड़े में और आंगन में घर सजाने के लिए का मतलब मधुबनी पेंटिंग जो है वो भित्ती में भी मिली है, कागज में भी मिली है और कपड़े में भी मिली है, तीनों तरीके में मिली है। फिर उसके बाद क्या करते थे वहां की महिलाएं, इनको अपने बच्चियों को, अपनी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको हस्तांतरण किया करती थी। ठीक है ना? आज भी ये जो परंपरा है, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में हम क्या करते हैं, अपनी जो कला होती है, अपने परिवारों की जो हमारी परंपरा होती है उसको हम कायम रखने के लिए क्या करते हैं, पीढ़ी दर हम उन बच्चों को सिखाते हैं। वो बच्चे उसी प्रतीक को, अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये जो आर्यों के समय या मोहनजोदड़ो के समय थे, ये निरंतर ये शुभ प्रतीकों के रूप में हम, हमारी मान्यता रही ना कि ये शुभ प्रतीक इस माह में ये आता है, तो उस हमने उस माह में इन प्रतीकों को बनाए, तो हम क्या कहते हैं, हमारी जो सुख समृद्धि धन धान्य की, हमने कहा खुशहाली, हमारी सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। तो इसलिए इसको निरंतर बनाते रहे। रंगोली के मुख्य प्रतीकों में अगर हम देखें, कमल का फूल, इसकी पत्तियां, आम, मंगल कलश और मछलियां, अलग अलग तरीके से चिड़िया, तोते, हंस, मोर, मानव आकृतियां और बेल बूटे, लगभग सभी संपूर्ण भारत की रंगोलियों में पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम देखें बेसिकली पूरे भारत में जो जितनी भी रंगोली है, लोक कला की जहाँ पर हम बात करते हैं, याद रखो, हम जब बात करते हैं लोक कला की बात करते हैं, तो लोक कला बेसिकली जो बेस है, वहाँ लोगों की जो जन भावनाएं हैं, उनके जो प्रतीक है, जैसे हमने कहा कि किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का, जैसे हमने कहा मोनाल हो गया, किसी कोई कहते हैं क्या, हमारा ये पक्षी हमारा वो सुख समृद्धि का प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैसे उल्लू है, उल्लू को बहुत से लोग नफरत करते होंगे, लोग उसको पूछते हैं, मंदिर में तक उसकी मूर्ति बनाते रखते हैं, क्योंकि वो सरस्वती का वाहन है, उसका लक्ष्मी का वाहन के रूप में पूजा गया है। तो अलग अलग वो चीजें पूछी बनाएगी, तो हमारी ये कहीं ना कहीं ये मान्यता है। जैसे मछली बनाना हो, कमल का फूल, हम लोग अगर हम मान लीजिए ऐपण भी बनाते हैं, ऐपण में अगर हम कहीं पे बनाते हैं तो वहां पर हम फूलों को सर्वाधिक, हमारी जो आज की तिथि में अगर हम कहें, जो हम बेसिकली जो चीजों को बनाते हैं, फूल पत्तियों और जो हमारी जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, उस पर हमारी बेसिकली आर्ट ये फॉर्म ये रहती है। मंगल कलश हो गया है, मछलियां हो गई हैं, आपकी अलग अलग तरीके की जो चिड़िया, तोते, हंस, मोर, मानव आकृतियां बनाई जाती है। बेल बूटे मतलब जो से जो पत्तियां होती हैं, जो बेल होती हैं, उनको बनाया जाता है। तो संपूर्ण रंगोली भारत में क्या है, एक जैसी पाई जाती है। विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोलियों के कुछ विशेष कलाकृतियां से भी जुड़ी होती है। जैसे आप देखिए, बेसिकली जो हमारे जहन में आता है, यही चीज हमारे जहन में, जब हम रंगोली का जिक्र करते हैं, तो ये दीपावली हमारे जहन में आती है, नहीं आती है, बताइए? यस सर। क्योंकि नहीं, सभी की जहन में एक दिवाली ही आती है। दिवाली की रंगोली में दीपक, गणेश, लक्ष्मी, इन तीन ही चीजों को महत्व दिया जाता है। यही तीन चीजें याद है, ये कहते हैं हमारी, ये सुख समृद्धि की क्या है, देवी जो है हमारी, जो धन की सुरक्षा करती है, धन को ज्यादा बढ़ाने की, कहीं ना कहीं ये कहते हैं। गणेश जैसे बुद्धिमान, और जब माँ बाप का सेवक करने वाला ऐसा पुत्र, और दीपक जिसे पूरा जो अंधकार है वो जीवन से इसी प्रकार से अंधकार दूर रहे, तो ये चीजें मनाई जाती है। रंगोली का दूसरा प्रमुख तत्व की अगर बात करें, तो प्रयोग में आने वाली सामग्री इनमें किस प्रकार से हैं, देखिए। वही सामग्री प्रयुक्त होती है जो आसानी से हर स्थान पर मिल जाती है, इसीलिए यह
अमीर गरीब सभी के घरों में प्रचलित होती। अगर मान लीजिए ये बहुत महंगी होती तो गरीब आदमी कभी रंगोली बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाता। तो सामान्य तो हर लोगों के पास जो पहुंच तक ये पहुंच जाती है। सामान्य रूप से रंगोली बनाने की प्रमुख सामग्री पीसे हुए चावल का घोल, याद रख लीजिए, सूखे हुए पत्ते के पाउडर बनाए जाते हैं, और चारकोल हो गया है, जलाई हुई मिट्टी और लकड़ी का बुरादा आदि। ये क्या होता है, रंगोली बनाने के प्रमुख साधन होते हैं। रंगोली का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व भूमि होती है। क्या बिना भूमि के, अगर कहें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व, अगर हम कहें रंगोली बनाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, आपके सामने मैं रख देता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ कि क्वेश्चन बना आपके सामने कि रंगोली बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। अब मैं कहूँ भूमि होती है, या फिर चावल का घोल होता है, या सूखे पत्ते होते हैं, या चारकोल होता है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे यार बिना चावल के घोल से तो रंगोली बन ही नहीं पाएगी। तो वो तो बाद में तब बनेगी ना, जब आपका भूमि होगी, पृष्ठभूमि होगी, धरातल होगा। जब तक धरातल ही नहीं होगा, चित्रांकन किस में करोगे, रंगोली किस में उकेरोगे, है ना। अब देखिए, रंगोली की पृष्ठभूमि के लिए साफ और लिपी हुई जमीन या दीवार का प्रयोग किया जाता है। करते हैं ना, जैसे आप अगर मान लीजिए इसमें कोई ग्रामीण क्षेत्र का महिला है, तो जिसने ग्रामीण जीवन देखा है, तो अगर वो समझेगी इस चीज को। हमारे गाँव घरों में क्या होता है, जब हमारे पहाड़ी जो घर हैं, आजकल तो सब जगह टाइल्स शायद से संगमरमर लग गया है। अगर आप गाँव घरों में देखोगे तो क्या होता है, पहले गोबर से क्या होता है, पूरे जो हमारे घरों में पटाल होते थे, पहले क्या पत्थरों के पटाल हुआ करते थे, घर उसको लीपा जाता था, एक एक उसके कोने को भरा जाता था। फिर वो जब भर जाता था तो उसके बाद क्या किया जाता है, जमीन में गेरुआ होता था, गेरुए को लगाया जाता था, उसमें फिर आकृतियां बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से चीजें बनाई, क्योंकि लिपी हुई जमीन हो, लिपा हो, साफ सुथरा हो, तो ये होता है जमीन या दीवार पर इसको किया जाता है। अब रंगोली आंगन के मध्य में कभी भी होता है, याद रखना। कभी आपने कभी ये नहीं करा होगा कि आपका आंगन बीच में है और हट के आपने अलग अलग जगह रंगोली बना दी, नहीं। आपने हमेशा कोशिश करी कि मान लीजिए ये आंगन है, ये आपका आंगन है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक रंगोली यहाँ पर बना दी, एक रंगोली यहाँ पर बना दी, मगर जो मुख्य रंगोली आप यहाँ पर बनाओगे, जो ये मुख्य है, ये केंद्र बिंदु है, इसका क्या है, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु पे ही बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो केंद्र बिंदु पे बनाते हैं, आंगन के मध्य में, कोनों पर बेल के रूप में चारों ओर बनाई जाती है, और मुख्य द्वार के देहली पर भी रंगोली बनाने की परंपरा रही है। हमने जितने भी देखे होंगे, अगर आपने देखा होगा, हमारे पहाड़ी ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, हमारे हर जितने भी हमारे घर में जितने भी दरवाजे होंगे, देलियां होंगी, हर देली पर हम क्या करते हैं, रंगोली को बनाते हैं। भगवान के आसन या दीप के आधार पर जहाँ हम दिया रखते हैं, या पूजा की चौकी होती है, यक्ष की वेदिका पर रंगोली सजाने की परंपरा हमेशा से रही है, और आप लोग इस पर बढ़ चढ़ गए वो भाग लेती होंगी। समय के समय के साथ रंगोली कला में नवीन कल्पनाओं और नए विचारों की समावेश ये हुआ। हमारे देखिए, जो हमारी परंपरा थी, जब हम जितने जितने हम आधुनिकरण होते रहेंगे, रंगोली भी हमारी आधुनिकरण होती रहेंगी, परंपरा रहेगी, मगर परंपरा में भी कहीं ना कहीं चेंज आता रहेगा। अतिथि सत्कार और पर्यटन पर इसका प्रभाव पड़ा है, और इसका व्यवसायी रूप में भी विकसित हुआ है। अगर आपने देखा होगा आजकल जितने भी बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, वो रिसोर्टों के अंदर, जैसे क्योंकि हमारी लोक कला है, तो बड़े बड़े चीजों पे वहां पर दीवारों पर, या कहें जमीन पर, फर्श पर लोगों को रिझाने के लिए क्या बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है। आपने देखा है सभी ने, देखा है या नहीं, बताइए। हाँ सर देखा है। देखिए, सर देखा है। हेलो। आ गया ना आपके। अब देखिए हमने क्या कहा, अतिथि सत्कार हम लोगों का किस प्रकार से वेलकम करते हैं, और पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, और इसका व्यवसायी रूप में भी विकसित हुआ। अब व्यवसाय जैसे होटल, बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, वहां पर भी इसका भरपूर रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और इसके कारण इसे होटल जैसे स्थानों पर सुविधाजनक रंगों से बनाया जाने लगा है। देखिए, हम हमारा मेन उद्देश्य क्या है। अब ये मैंने कहा ना, अब ये बेसिकली जो हमारे जो लोक कला थी, अब वो एक सिर्फ व्यवसायीकरण के रूप में ही इसको हम मानते हैं, ये व्यवसायीकरण हो गया इसका। अब लोग इन चीजों को बनाने से अपना पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। लोक कला संस्कृति जीवित तो हो रही है,
मगर कहीं ना कहीं ये इससे क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं ये उसको भी आगे लाने में ये जो रंगोली चीजें हैं इसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका प्रभाव पारंपरिक आकर्षण और कलात्मक और महत्व अभी भी बने हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए रंगोली की रचना कैसे की जाती है, रचना की अगर हम बात करें तो ये देखिए आप लोगों ने ये बाजार में देखे होंगे, दिवाली के टाइम पे ये तमाम चीजें देखे हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, देखें हाँ जी सर। ये क्या है बताओ। तो ये वही सर कलर बिल्कुल है, नहीं है। रासायनिक कलर सारे। हाँ ये जो रंग है ना, ये रेत होती है एक तरीके से, ये कहीं केमिकल अलग टाइप का होता है, ये रेत में रंग मिलाया जाता है तो ये उस प्रकार से रेत वो बन जाती है, तो अलग अलग तरीके से उसको मशीन में फिल्टर किया जाता है, तो इस प्रकार से इसको बना दिया जाता है अलग अलग रंगों। अब रंगोली के रंगों की बात करें तो रंगोली दो प्रकार से बनाई जाती है, याद रखना। आप क्वेश्चन पूछा जाता है रंगोली कितने प्रकार की बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए दो प्रकार की बनाई जाती है, एक तो सूखी और एक गीली। पता था इससे पूर्व है? सच्ची बताना, बताइए। जी सर। चलिए, ये दो रंगोली थी, दो प्रकार से बनाई जाती है, एक तो सूखी और एक गीली। दोनों में एक मुक्त हस्त से दूसरी ओर बिंदु की ओर जोड़ा जाती है। देखिए एक तरीके से मुक्त हस्त से क्या होता है, दूसरी बिंदुओं की तरफ इसे जोड़कर बनाई जाती है, और बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रंगोली के लिए पहले क्या होता था, सफेद रंग से जमीन पर किसी विशेष आकृति को एक निश्चित बिंदु बनाई जाती है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको बार बार अपने को ले आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप जमीन पे कुछ चीज देख रहे हो, पहले हमने क्या करा, एक व्हाइट कलर से ये देख पा रहे हो, दिखाई दे हाँ रहा है? जी सर, दिख रहा है। जो व्हाइट कलर देखो हमने चारों तरफ से, पहले व्हाइट कलर से यहाँ से आप हर जगह ध्यान दीजिए, और मैं उसके ऊपर से फिर क्या डाल रहा हूँ, एक रंग डालते हुआ जा रहा हूँ। तो ये रंग जो है, जो हमें अभी पढ़ रहे थे वही चीज है इसमें, तो हमने विशेष चीज से उसको एक आकृति प्रदान करी, फिर हमने उसमें उसका रंग को भरते हुए चले, तो याद रखिएगा। तो अब हम अपने बिंदु पे आते हैं, मतलब आज मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या कहा, पहले क्या सफेद रंग से जमीन पर विशेष मैंने सफेद चौक से उसको बनाया था, नहीं बनाया था, देखा था आपने। फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सुंदर आकृति ये ले लेती है, आकृति ले लेती है। आकृति बनने के बाद उसमें मन चाहे रंग हम भर देते हैं। देखिए एक चीज फिर से पुनः उसी तरफ मैं ले जा रहा हूँ। अब देखिए ये हमने जो ये रंगोली बनाई, तो हमने क्या करा, ये मुझे मेरा मन पसंदीदा रंग मान लो दोपहर के लिए ये वाला रंग था। अब इसमें भी बीच में अगर हम चाहते हैं, अब मान लो मैं अभी ये बना रहा हूँ, ठीक है, अब ये बना रहा हूँ, तो इसमें हमने क्या करा, इस प्रकार से कहीं ना कहीं दूसरा रंग भर देते हैं। अब दूसरा रंग अगर हमें जो पसंद आता है तो हम लोग वो भर देते, तो मन चाहा रंग आप भी इसमें यूज कर सकती है, तो ये तमाम चीजें बनती जाती है। अब देखिए मुक्त हस्त रंगोली में सीधी जमीन पर आकृति बनाई जाती है, और परंपरागत मांडना मांडना बनाने में गेरुओं और सफेद खड़िया का प्रयोग किया जाता है। याद रखना था कभी क्वेश्चन पर, परंपरागत रूप में जो मांडना बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गेरुए और जो सफेद खड़ी होती है, सफेद खड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बाजार में मिलने वाले रंगोली के रंगों में रंगोली को रंग बिरंगा बनाया जाता है। देखिए आज हमारे बाजार में अगर आप जाओगे, ठेले वाले के पास जाओगे, वहाँ पर जिसमें ये मेला लगता है उस टाइम पे ये तमाम चीजें आपको मिल जाती है, अलग अलग रंग मिल जाते हैं रंगोली बनाने के लिए। झंझट, देखिए कह रहे हैं रंगोली बनाने के झंझट से मुक्ति चाहने वालों के लिए अपने घरों की जो जो देहरी को सजाने के लिए रेडीमेड रंगोली स्टिकर भी बाजार में उपलब्ध हो गया। मैंने जो अभी आपसे जिक्र किया था जिसके बारे में, आपने देखा होगा, आप लोग इसका यूज भी करते होंगे, हम मैं भी इसका यूज करता हूँ, आप लोग भी इसका यूज करते होंगे, ठीक है ना। जिन्हें मन चाहे स्थान पर चिपका कर रंगोली के नमूने इसमें बनाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त बाजार में क्या होता है, प्लास्टिक पर बिंदुओं के रूप में उभरी हुई आकृतियां मिलती हैं, और जमीन पर रखकर उसके ऊपर से रंग डालकर क्या किया जाता है, ये सुंदर सी आकृति, ये जो मैंने ये बोला था
इससे पूर्व आपके सामने ये सारी चीजें मैंने रख दी थी, रखी थी नहीं। आप ये चीज आज की तिथि में जो यहाँ पर हमने कहा कि जो आज प्लास्टिक की वो तमाम चीजें मिल रही हैं आपको, बाजार में उपलब्ध हो जाती है ना आसानी तरीके से। बताइए, हमने क्या करा, कंप्यूटर में एक डिजाइन बनाई, हाँ सर, आसानी से डिजाइन मिल बनाया, जाती डिजाइन है। बनाने के बाद हमने उसको मशीन के द्वारा एक प्रिंट दे दिया, फिर वो चिपकाने वाला हमने वो बना दिया। तो जितनी बारीक हमारे हाथ नहीं कर सकती हैं, आज हम क्या चाहते हैं, हमारी रंगोली जो हो, हमारा जो स्टिकर भी हो, बहुत शानदार बहुत बारीक हो। तो कंप्यूटर उसको बहुत बारीक वो बनाता है, तो इंसानी हाथ उतना बना नहीं सकता है। तो एक तरफ इंसान ने बना रखा है, मान लीजिए एक रंगोली इंसान ने बना रखी है, एक रंगोली आपके जो कंप्यूटर से जो बाजार में जो स्टिकर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा आपको आकर्षित करेगी, बताइए, बताइए ना, कौन सा आकर्षित लगेगी। जो कंप्यूटर से बनी है। हाँ, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सभी ने अपने मुंह में चीनी जैसी घोल दी है। अभी मुझे लग रहा है गर्मी ज्यादा हो रही है, बोला नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है, फिर मैं क्लास बंद करके चल दूंगा। अब देखिए, जमीन पर सुंदर आकृति उभारी जाती है और रंगोली बनाने का अभ्यास नहीं होता है, तो इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिसे रंगोली बनाने, मान लीजिए तुम में से ऐसी बहुत ढेर सारी महिलाएं होंगे, कौन की हाय मेरे को जो बनाना जो हो रहा है, कौन इतना वो बनाने में लगे, कौन उसको वो करे, सास से भी झगड़ जाती हूँ कि मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं है, कौन अपने गर्दन तोड़े वहां पर, अपनी कमर दुखाए। तो बाजार से मिलते तो हैं, बाजार से ले आओगे। तो ये चीजें हैं, मैं झंझट ही हम दूर कर देते, लाओ रेडीमेड लाओ, चिपकाओ, बस काम बन जाता है। जिसकी चीजें की हमें जो जिसकी परिपूर्ति के लिए हम जो चीज करें, तो वो परिपूर्ति उससे हो जाती है। तो कुछ ऐसे सांचे भी मिलते हैं जिसमें आटा रंग का पाउडर मिला भरा जाता है, और इसमें नमूने के अनुसार हम उस छेद, एक छोटे से छेद होते हैं, छेद की आकार जमीन पे हल्का हल्का गिरता रहता है, टपकता रहता है, तो उससे सुंदर सुंदर आकृतियां बनी जाती हैं, और प्लास्टिक की भी वो तमाम चीजें। और गीली रंगोली चावल को, अब यहाँ पर हम गीली रंगोली की बात करें, गीली रंगोली चावल को पीस कर उसमें पानी मिलाकर तैयार की जाती है, और इसके घोल को एपन या पीठ ठार कहा जाता है यार, वो पिठार या बिस्वार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसे रंग रंगीन बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है, हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त है रंगीन रंगोली बाजार में मिलने वाले जैसे पोस्टर क्रेयन या जो भी आपके एक्रेलिक कलर है, उससे भी इसको बनाई जाती है, याद रखिए। अब देखिए, देखिए गीली और ये पानी में, और रंगोली ये देखिए पर इस प्रकार से ये बनती है। देखिए, पानी और फूल द्वारा निर्मित ये आकृति है। देखिए पानी है, पानी के ऊपर हमने एक फूल से इस प्रकार से आकृति बना दी, आप भी इसको बना सकती हैं। तो आजकल रंगोली के लिए कलाकारों ने पानी को माध्यम बना लिया है। इसके इसके लिए एक टब या फिर टैंक में पानी भरकर और स्थिर उसको स्थिर कर दिया जाता है, समतल क्षेत्र पर पानी को डालकर उसको कोशिश की जाती है कि वो हवा के संपर्क में हिले ना डूले ना। ये तमाम चीजें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये भी तमाम चीजें हैं। अब देखिए, अब कभी कभी का हाँ, यहाँ से देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी को रंगोली बनाने में महारत हासिल है। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदना जोशी किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में रहने वाली ये है, और इसको जो रंगोली बनाने में जो महारत इसको हासिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में रंगोली बनाने में कौन सी महिला पारंगत है, तो आपको बताना चाहिए वंदना जोशी। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब वह पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा था, जब मैं नोट्स बना रहा था तभी इसको पढ़ा था, तो मेरे लिए भी ये नया प्रश्न है। तो ये देखिए, क्वेश्चन बनता है कि और सर इसको 2004 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नोट किया गया है। बिल्कुल, 2004 में। हाँ गुड, आपने इसको पढ़ा है, अच्छी बात है। देखिए, अब ये क्या है, पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला है, और 7 फरवरी 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर इसने क्या बनाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसने अपने नाम कर दिया था। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि वह भारत की कौन सी कलाकार है जिसने रंगोली बनाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो वंदना जोशी है। तो याद रख लीजिए, तो इसने अपने नाम दर्ज कराया। अभी बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा, जिसने ये बता रखा वो अच्छी, ठीक है, अच्छा पढ़ा रही हो। अब देखिए, पानी में रंगोली बनाने वाले दूसरे प्रमुख कलाकार कौन है, यो आपके कुमार, कहाँ गए हो,
कुमार न राजकुमार चंदन व देवास में नीता ताल में अगर कहें, ये जो है राजकुमार की हम बात करें, राजकुमार चंदन ने वे देवास में नीता ताल में इन्होंने क्या करा, 16 एकड़ जो जलाशय था, जैसे मान लो एक झील है, जलाशय में इन्होंने विशालकाय रंगोली बनाने का अद्भुत ये काम कर चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी रंगोली तो आपकी ये वंदना जोशी ने बनाई, और इन्होंने क्या था 16 एकड़, ये 17 या 16 है, देखो थोड़ा देखिए 17 ही है शायद, 17 एकड़ 17 या 19 है। नहीं सर, 17। हाँ, तो ये 17 एकड़ क्या था, जल का विशाल का एक रंगोली। मान लीजिए नैनीताल का खाओ देखा होगा हमने बड़ा सा, तो उतना वो तो बहुत बड़ा है, उससे भी थोड़ा सा, तो उतने बड़ा 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ एक लेके चलो, बड़ा सा विशाल काय ये होगा, तो उसमें उन्होंने रंगोली बनाकर एक अद्भुत कारनामा या कहें रिकॉर्ड इन्होंने भी बना लिया। अब विश्वास और मान्यताओं की बात करें, ये रंगोली है, देखिए तमिलनाडु की कोलम रंगोली इसको कहा जाता है। तमिलनाडु की रंगोली इस प्रकार से बनती है, ठीक है। अब अभी तमिलनाडु में यह मिथक प्रचलित है कि मारकाड़ी के महीने में देवी आंडल आंडाल में भगवान तिरुमाल से विवाह की विनती करती है, और लंबी साधना के बाद भगवान तिरुमाल से विलीन हो गई। अब उसमें विलीन हो गई, और इसलिए इस महीने में अविवाहित लड़कियां सूर्य उदय से पहले ठीक भगवान तिरुमाल की पूजा और पूना क्या कहते हैं, भगवान तिरुमाल के स्वागत के लिए रंगोली सजाती है। अब यहाँ देखिए, ये तमिलनाडु की रंगोली के पीछे का कारण ये है। देखिए मैंने कभी जब भी पढ़ा, मैंने कहा ये कौन फलाने ढिमकाना कौन से राज्य की है, तो एक वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा, उसी से काम चल गया था। तो आज हम जब आज जनसंख्या भी ज्यादा है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संख्या भी ज्यादा है, तो क्वेश्चनों का रिदम भी उसी प्रकार से बनता है। तो तमिलनाडु में एक मृतक प्रचलित था, कहने की एक दंत कथा है वहां पर प्रचलित। मार कांडी के महीने में क्या होती थी, देवी आंडला के ने भगवान एक थी देवी आंडला ने भगवान तिरुमला से विवाह करने की विनती की थी, और विनती की और लंबी साधना के बाद वो भगवान तिरुमला से विलीन हो गई। और इसीलिए कहते हैं कि वहाँ की जो विवाहित कन्याएं हो अविवाहित कन्याएं हैं, सूर्य उदय से पहले ठीक भगवान तिरुमला के स्वागत के लिए रंगोली सजाती है। रंगोली के संबंध में अगर हम कहें, पुराणों में कई ऐसी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। चित्रकला पर पहले भारतीय ग्रंथ चित्र लक्षण में भी एक क्या है, एक कथा उल्लेखित है। उस वो कथा किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर वो कह रही है, कथा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एक राजा के पुरोहित का बेटा मर गया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि वह लड़के का रेखा चित्र जमीन पर बना दे ताकि उस पे जान डाली जा सके। राजा ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची, और यहाँ यहीं से अल्पना और रंगोली की शुरुआत हुई। अब देखिए व्यास जी कहते हैं कि हे मानव, कि एक राजा का पुत्र था, पुरोहित का जो बेटा मर गया था, और ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, लड़के का चित्र आप धरातल पर उसका चित्र अंकित कर दीजिए, और मैं उसमें जान डाल सकूं, या उसमें जान डाल सकें। तो राजा ने जमीन पर उसी प्रकार की कुछ रेखाएं खींची होंगी, और भगवान ये कह रहे हैं कि यहीं से अल्पना और रंगोली की शुरुआत हुई। तो ये कथा थी आपकी किसमें, ये कथा कभी पूछी जाती है चित्र लक्षण में, ये कथा का संदर्भ मिलता है। इसी संदर्भ में एक और कथा है। अब देखिए व्यास जी फिर पुनः ये कथा फिर सुना रहे हैं। ये ब्राह्मण ने ये ब्राह्मणी का, ये ब्राही का मतलब होता है ब्राह्मणी होता है। सजन के उन्नाद में आम के पेड़ में एक आम का पेड़ रस निकाल कर उसी से जमीन पर एक स्त्री की आकृति बनाई गई। देखिए ये ब्राह्क हो गई, ब्राह्मणी है ये, ने क्या कहा, सज्जन से उन्दा में आम के पेड़ का रस निकाल कर उसी से जमीन पर एक स्त्री की आकृति बनाई। उस स्त्री का सौंदर्य अप्सराओं को मात देने वाला था। बाद में वह स्त्री उर्वशी कहलाई। अब देखिए उर्वशी का जन्म कैसे हुआ, आज पता चल गया, या पहले सभी को पता था उर्वशी कैसे पैदा हुई थी? हे मानस बताओ, ऋतु। सर आज ही पता चला, मुझे तो आज ही पता चला। मुझे भी तो आज ही पता चला जब मैं नोट्स बना रहा था, पहले भी मैंने भी नहीं पढ़ा था बच्चा,
ठीक है। चलिए, नई नई चीजें हमारे सामने आ हाँ, रही हैं। इतना मेरे को नोटिस नहीं है। हाँ जी। मैंने कहा सर ये वाली कथा मैंने भी नहीं पढ़ी जब नोट्स बना रही थी मैं इसमें। चलिए, आप पढ़ रहे हो, हम विस्तार से ले जा रहे हैं तो इसलिए हम ये चीजें सामने ब्राह्मण द्वारा खींची गई आकृति, यह रंगोली का प्रथम रूप है। देखिए, जो ब्राह्मण ने जो ये खींची गई थी, ये आकृति जो खींची थी, तो जो खींची गई आकृति रंगोली का प्रथम स्वरूप है। और रंगोली के संदर्भ में और भी पौराणिक संदर्भ मिलते हैं, जैसे रामायण में सीता के विवाह मंडल पर चर्चा चर्चा जहाँ की गई, वह रंगोली का उल्लेख यहाँ मिलता है। दक्षिण में रंगोली की संस्कृति विकास चोल राजाओं के, अब देखिए, जिसमें चोल शासकों के समय का मध्यकाल का युग की तरफ आते, जहाँ पर अजंता के गुफाओं को भी चोल शासकों वाकटक राजाओं के द्वारा भी बनाया गया था, उस समय का ये जिक्र है। तो उसमें से भी पहले का यह है कि ये कह रहे हैं कि चोल राजाओं के युग में हुआ, और चावल के आटे का इस्तेमाल के पीछे का भी मान्यता ये थी कि चींटी को खाना खिलाना चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत से हमारे गांव घरों में जब चींटी आ जाती तो आटा डाल देते हैं, डालते नहीं डालते हैं। हाँ सर, डालते हैं। हाँ, तो उसके पीछे का भी आज कारण समझ ले बेटा, यही है, ठीक है। यहाँ से यह माना जाता है कि के बहाने कोलम के बहाने क्या होता है, अन्य जीव जंतुओं को भोजन मिलता है। आप देखिए, अगर हम ये चीजें करते हैं ना, अगर हम रंगोली बना रहे हैं या कोलम के कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, और जीव जंतु को भी क्या है, एक दिन कहीं ना कहीं 2-4 दिन के लिए भोजन उसको ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिससे प्रकृति चक्र की रक्षा होती है। और रंगोली झाड़ू पैर से नहीं मिटाया जाता है, बल्कि इसे पानी और फव्वारे से या कीचड़ के से सने हुए हाथ से हटाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो अब कभी वो मत कर देना, झाड़ू मत लगा देना, झाड़ू और पैर से नहीं हटाया जाता है। कभी तुमने लात मार दी, तो ये चीजें नहीं करना। पानी, एक बाल्टी में पानी लेना, उसको बहा देना, तो फवारे से या फिर कहीं पर कीचड़ से हाथ सान सान लेना, उससे हटा देना। मिथिलांचल में एक ऐसा ऐसा कोई पर्व त्योहार या उपनयन विवाह जैसे कोई समारोह नहीं नहीं है, जबकि घरों की दीवारों पर आगमन में ये चित्रकारी नहीं की जाती है, और प्रत्येक अवसर पर अलग अलग ढंग से अरिपन बनाई जाती हैं, और अलग अलग ये अलग अलग जो आध्यात्मिक तौर पे ये चीजें होती हैं। इसका अर्थ होता है कि विवाह के अवसर पर वधु के पक्ष, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये कह रहा है, विवाह के अवसर पर वर वधु के कक्ष में दीवारों पर बनाए जाने वाले कोहबर और नैना जोगिन जैसे चित्र, जो वास्तव में तंत्र पर आधारित होते थे, चित्रकला की बारीकियों का प्रतीकमान ये हैं। कभी आपके घर में भी था जहां पर आप लोग रहते थे, ये बने थे? यहाँ नहीं बनते, वो दक्षिण भारत में ही बनते। रंगोली में निहित परंपराओं और आधुनिक, अब देखिए यहाँ पर विजय लक्ष्मी मोहन द्वारा सिंगापुर में बनाई गई एक विशालकाय रंगोली देखिए। अब ये सिंगापुर में ये बनाई गई है रंगोली, बहुत भव्य रंगोली, बहुत बड़ी रंगोली बनाई गई है, ये देखो। तो सिंगापुर में सड़क पर ये बनाई गई है रंगोली, आप देख पा रहे होगे। ये अलग अलग चीजें आप देख पा रहे होगे। कितना और बचा है इसमें। रंगोली भारत की संस्कृति परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है, और इस चित्रकला को इसके प्रमुख 3 रूप हैं। भूमि या रेखा हमने ऊपर पढ़ लिया है, ये चाहे वो भूमि में करो या भित्ति पे करो या कागज पे करो या वस्त्र पे, एक ही है। तो इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आपके भूमि है, ये हमने पढ़ लिया है। और देखिए, जिन्हें अल्पना या रंगोली के रूप में हम जानते हैं, भित्ति चित्रों के लिए बिहार की मधुबनी और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली नामक स्थान पर ही की जाती है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, भित्ति चित्र के लिए कौन सी, जो मधुबनी और साथ ही महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वर्ली नामक स्थान पर ही की जाती है। इनकी रचना शैली और रचनात्मक शैली रंगोली के समान ही होती है। जो हमारे भित्ति चित्र में जो किए जाते हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं रचना जो होती है आपके, जो भित्ति चित्रण किया जाता है, और उसी तरीके से इसमें भी किया जाता है। इसमें विभिन्न अवसरों पर शुभ चिन्हों के साथ साथ अनेक प्रकार के चित्र दीवारों पर सजाए जाते हैं, सजावट की जाती है। और तीसरे प्रकार के चित्र कागज या कपड़े पर ये हो जाते हैं। कुमाऊं में इसे जूती जूती यही है ना, राजस्थान में फड़ या फिर फड़ या फिर फक वे के करके है, कहा जाता है। ज्योति में कहा कहा क्या है, फड़
या ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे मृत आत्माओं और देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। और याद रखिएगा इस प्रकार से तमाम चीजें ये हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आंध्र प्रदेश में कलमकारी है, उड़ीसा में पटचित्र होते हैं। तो ये हम अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हमें इसे पता चलता है कि लोक संस्कृति हाथ से चित्र चित्रित करने की ये परंपरा अत्यंत ही व्यापक रही है। प्राचीन समय से भी ये तमाम चीजें रही है। और ये अगर हम देखें भारतीय संस्कृति के मूल में कितनी कलात्मक और ये चीजें निहित हैं, तो ये देख पा रहे थे। इस प्रकार से रंगोली भी बनाई जाती हैं। ये तो आपकी दीवार पे ये बनाई गई है रंगोली कलाकृति के रूप में। तो ये आज हमने कहा कि होटलों में भी प्रचार प्रसार के लिए किए जाते हैं, रंगोली सजावट के लिए की जाती है, उसमें प्रदर्शनियां लगाई जाती है, उसमें साड़ियाँ भी बनाई जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर से तो कुछ एक नया चीज देखने को मिला। रंगोली बनाने की प्रतियोगिता और रेडाक का अद्भुत काम शुरू में हुआ है। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा रंगोली पहुंचाने वाली पहली भारतीय महिला क्या थी? विजय लक्ष्मी मोहन थी, जिन्होंने सिंगापुर में 3 अगस्त 2003 को रेड रेडाक्स बनाया था। रिकॉर्ड है ये, रेडाक नहीं है, रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं पढ़ने में गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया। तो रंगोली बनाने वाली ये भारत की पहली क्या थी? ये महिला थी जिन्होंने विदेशी धरती पे कोई इतनी बड़ी रंगोली बनाई थी। सिंगापुर में उन्होंने 3 अगस्त 2003 को एक रिकॉर्ड बनाया। और 2009 में यह रिकॉर्ड क्या हुआ था, हर साल टूटता रहा है। और इसके लिए अतिरिक्त पानी रंगोली बनाने का भी वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। वंदना जोशी आपको पता होगा। तो ये जो तमाम चीजें थी ये यहाँ पर खत्म होती हैं। रंगोली का चैप्टर यहाँ पर समाप्त। ठीक है ना।